हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जी हां दोस्तों, मोल कंसेप्ट की, मोल संकल्पना की। आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक आध दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस के रूप में भी मिलते हैं। तो चैप्टर को, टॉपिक को एकदम बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रॉपर नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मोल कंसेप्ट की, मोल संकल्पना की। दोस्तों, मोल कंसेप्ट को समझने से पहले दो चार कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उसको समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक पॉइंट को नहीं समझेंगे तो फिर आगे जा कर के आपको कठिनाई महसूस होगी। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि ये आपके केमिस्ट्री का बहुत ही अहम टॉपिक माना जाता है, इसीलिए इसका प्रॉपर नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक में इतना सा भी दिक्कत रहता है ना, तो फिर आपका एक क्वेश्चन चला जाता है। क्योंकि मोल कंसेप्ट में कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ इसका नहीं है, कोई ब्रॉड लेवल पर इसमें कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट बस जितना आप एक एक नियम में जान रहे हैं ना, मैथ में यूनिटरी मेथड में आप जितना जान रहे हैं उतना काफ़ी है आपके मोल कंसेप्ट को समझने के लिए। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको मैथ का यूनिटरी मेथड आता है, एक एक नियम आता है, तो मोल कंसेप्ट का एक एक सवाल आपसे आसानी से बनेगा। लेकिन ज़रूरत है आपको इसके बेसिक पॉइंट को समझने का, इसके जो भी कंसेप्ट हैं उसको बारीकी से देखने का, ताकि अगर आपके माइंड में ये एक बार सेट हो गया तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित जो होगा वो गलत नहीं होगा। आइए पहले हम लोग बेसिक पॉइंट की चर्चा करें। बेसिक पॉइंट में पहला है आपका परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एटॉमिक मास का डेफिनेशन अभी मत देखिए, पहले आप ये बताइए कि सर एटॉमिक मास हम लोग कहते किसको हैं? एटॉमिक मास का क्या डेफिनेशन होता है? आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर परमाणु द्रव्यमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि किसी तत्व में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो उसकी नंबर्स हैं, उस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उस तत्व का क्या निकल जाता है? परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। दैट्स वाई वी कैन राइट एज A इक्वल टू पी प्लस एन, A इक्वल टू पी प्लस एन, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। तो हम लोग किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या के बारे में क्या कहते हैं कि सर उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है, उसी को हम लोग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग इसी तरह एटॉमिक नंबर को भी डिफाइन करते हैं, परमाणु संख्या को भी डिफाइन करते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर होता है। दैट्स वाई वी कैन राइट एज Z इक्वल्स टू P। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? Z इक्वल टू P। ध्यान में रखिएगा कि परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने आपको क्या बताया कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। तो Z इक्वल्स टू P, ये आपका एटॉमिक नंबर के लिए फार्मूला हो गया। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर कोई भी जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युतता उदासीन होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसके पास जितना नंबर में प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर में क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है। और आप सभी को मालूम है कि दोनों पे चार्ज क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है सर? अलग होता है। तो अब सवाल ये आती है कि सर किसी परमाणु में चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों संख्या क्या है सर? इक्वल है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परमाणु क्या होती है? विद्युतता उदासीन होती है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, फिर कह रहे हैं कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आयन तभी बनाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करेगा। मैंने पीछे कई बार आपको बताया है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आयन कब बनाएगा। भाई आयन तभी बने तो जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या फिर गेन करेगा, बस ये दो चीज़ याद रखना है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि Z इक्वल टू P इक्वल्स टू E हम लोग लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते हैं सर, हम लोग लिखते हैं इसको कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऐसा हम लोग पहले से जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका परमाणु द्रव्यमान का डेफिनेशन है ये थोड़ा इन दोनों से अलग है, बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं सर? मोल कंसेप्ट के अंतर्गत, मोल संकल्पना के अंतर्गत परमाणु द्रव्यमान को पढ़ रहे हैं। आप कहिएगा सर क्या डिफरेंसेस है? तो परमाणु द्रव्यमान होता क्या है सर? एक लाइन में बताइए। तो आप लोग सोचने लगे होंगे कि एक लाइन में पूछ रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा बात होगा। अरे भाई बाप, परमाणु द्रव्यमान बोले या परमाणु संख्या बोले, ये है क्या?
एक्चुअली में एक संख्या है। क्या है सर? एक संख्या है। अब वो संख्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स आर द मेन फैक्ट अबाउट इट। जैसे हम लोग कहते हैं कि फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 31 होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है सर, 31 होता है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। परमाणु द्रव्यमान क्या है सर? एक संख्या है। अब ये संख्या इस परमाणु के बारे में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स आर द मेन फैक्ट अबाउट इट। यही इसका मेन फैक्ट है। तो मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा है, अब जरा सा आप डेफिनेशन पे गौर फरमाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। परमाणु द्रव्यमान क्या है सर आपका? एक संख्या है जो आपको यह बतलाती है कि उस तत्व का, किस तत्व का, जिस तत्व के परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं उसकी, तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़िएगा कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा कि सर परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है, एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उस तत्व के, किस तत्व के, जिस तत्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी फास्फोरस की बात करा, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फास्फोरस के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से, 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वो यही चीज बतलाता है। जैसे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना है सर, 31 है। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना है सर, 31 है। तो अब आपको ये 31 क्या बता रहा है सर? ये 31 ये बता रहा है कि जो आपका फास्फोरस तत्व है, जो आपका फास्फोरस तत्व है वो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इसी चीज को व्यक्त करता है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो एक संख्या है जो हमें यह बतला रहा है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ये चीज़ हमको समझ में आ रही है, लेकिन जब हमारे एग्जाम में इससे संबंधित फॉर्मूला पूछ दिया जाए तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखिए मैंने एरो मार करके इसका फॉर्मूला भी लिख दिया कि जब भी आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछे और आपको ऑप्शन में कुछ इस तरह का फार्मूला देखे तो आपका करेक्ट फार्मूला जो होगा परमाणु द्रव्यमान के लिए वो क्या होगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको डेफिनेशन क्या बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो जो आपका तत्व दिया जा रहा है तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ऊपर में क्या लिखेंगे, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, अब बटा क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो परमाणु का द्रव्यमान है ये कार्बन 12 के C12 के, अरे भैया C12 अब बटा 12 करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजबजा जाएगा, यहाँ पे समझो कि C12 बटा 12 कहोगे। आप इसको ना कह सकते हैं कि सर ये कार्बन C12 का 12वां भाग कहलाएगा, काहे एक रे अगर हम स्टैंडर्ड में लिख लें तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा। C12 लिख दिए गुना 1/12 कर दिए तो आपको कोई दिक्कत हो गया। दोनों बतवा सेम है कि अलग अलग है, आप कहिएगा सर सेम है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अब बटा 1/12 गुना C12 परमाणु का द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला भी सीधे सीधे पूछ देता है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान का निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है, यह किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का सूत्र है। तो आप क्या कहेंगे कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अब बटा कार्बन 12 के 12वें भाग का द्रव्यमान। यहाँ पे क्या है, तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान अब बटा कार्बन 12 के 12वें भाग का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उससे तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा सर, एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा सर, एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो आप दोनों कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। एटॉमिक मास जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करके आपसे पूछा जाए, आपके क्वेश्चन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र हो और आपसे एटॉमिक मास पूछा जाए तो मेरे मित्र
आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जहां पे दिए गए तत्व की ग्राम में द्रव्यमान हो या फिर आपका एएमयू में दिया गया हो और वहां पे आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? ये वाला, कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 112 इंटू C12 परमाणु का द्रव्यमान। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी होता है कोई भी तत्व। बस इसी चीज की जानकारी आपको क्या देता है? परमाणु द्रव्यमान देता है, एटॉमिक मास देता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई की, एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? हम लोग इसको बहुत बार रटते रहते हैं, बस डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि सर एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। हम लोग बस इसको याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक समझने का कोशिश नहीं किए हैं। तो आप सीधे समझिए क्या कि कार्बन 12 के जो 12वां भाग होता है, कार्बन 12 परमाणु का जो 12वां भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 1 AMU बोलते हैं। और सेम चीज मैंने यहां पे लिखा है कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, ध्यान दीजिए यहां पे, कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है सर, 12वां भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर नहीं समझ पाए इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। एक बार यहाँ फिर से देखिए बोर्ड पे, क्योंकि पढ़ाई जो है ना भाई बाबू, त्याग मांगता है, त्याग। चाहे जे चीज़ के त्याग करो, त्याग तो करना ही पड़ेगा। देखो परमाणु द्रव्यमान इकाई है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते हैं सर? C12 के 1/12वें भाग, C12 के 1/12वें भाग इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 AMU लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा कि C12 के कार्बन 12 के 1/12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं सर? 1 AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है सर? आपका जो ये यहाँ पे 1 AMU दिख रहा है गुरुजी, इससे आपके एग्जाम में 2-3 सवाल बन पड़ते हैं। पहला तो आपका ये सवाल बनता है कि सर 1 AMU में कितना ग्राम होता है? 1 AMU में कितना ग्राम होता है? तो आप कहेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU में कितना ग्राम सर? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान रखिएगा कि आपको यही ग्राम कभी कभी किस में पूछा जाता है सर? केजी में भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो केजी वाला वैल्यू भी आसानी से याद हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे याद हो जाएगा? तो मेरे मित्र ये ग्राम में दिया हुआ है और आपको केजी में पूछ रहा है निकालने के लिए, तो ग्राम को आप केजी में नहीं बदल सकते हैं 1000 से डिवाइड करके? आप कहेंगे सर नहीं होगा। तो देखिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। अब हमको इसको केजी में बदलना है, तो भाई 1000 से एकरा डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये 10⁻³ इसको लिख सकते हैं क्या 1000 को? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा आप बताइए कि ये जब ऊपर जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे सर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। यही ना हो जाएगा? चलिए नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 बाई 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। भैया 1.66 इंटू 10⁻⁻24, अब 10⁻³ है तो एक ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तुम्हें बताओ कि एक कर बेस और एक कर बेस दोनों का बेस समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। क्या होगा? -24 अब +-3। अब इतना करने के कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग बच्चा नहीं है सर, आपको पता है कि ये सर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा।
तो आपको आज से ये भी ध्यान में रखना है कि सर 1 AMU इक्वल टू कितना ग्राम, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर केजी में पूछ देगा तो कितना कहेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। देखिए यहाँ पे लटपटाए नहीं, -27 केजी। बस आपको इतना याद रखना है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप AMU देख रहे हैं ना, ये जो आप AMU देख रहे हैं, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सर 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, तो 1 डाल्टन भी होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 AMU इक्वल टू डैश डाल्टन, तो आप क्या कहेंगे, सर 1 डाल्टन। 1 AMU इक्वल टू 1 डाल्टन। ध्यान में रखिएगा कि AMU को हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि सर AMU को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास कांस्टेंट, या फिर आपका 1 AMU कितना के बराबर होता है, 1 डाल्टन के बराबर होता है। एक AMU में कितना ग्राम होता है, तो सर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब ग्राम में पूछे तब, केजी में पूछे तब -27 केजी। ध्यान में रखिएगा कि AMU को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूनिफाइड मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से यूनिफाइड मास कौन कहलाता है, तो आप कहेंगे सर AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। क्या कहते हैं सर, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो आपको AMU से बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो बिल्कुल ही ईजी था, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो हम लोग पीछे पढ़े थे, घुमा फिरा के ये वहीं जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो हमको क्या बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है, कार्बन 12 के जो एक परमाणु है उसके 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इसी चीज को स्पष्ट करता है। जब आपसे कोई पूछ दे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, तो कार्बन 12 के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए एक AMU में कितना ग्राम होता है और एक AMU में कितना केजी होता है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सर एक AMU को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, या AMU को हम लोग किस और नाम से जानते हैं। तो आज से आप लोग कहेंगे कि सर AMU को हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, या सीधे सीधे यूनिफाइड मास के रूप में भी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा कि 1 AMU को ही क्या बोला जाता है, डाल्टन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, डाल्टन बोला जाता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले इसका एक बार प्रॉपर आप नोट्स तैयार कर लेंगे, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आप लोग स्टार मार्क करके लिखिएगा। पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। किसकी बात करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और दूसरा हम लोग बात करेंगे किसकी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ग्राम अणु द्रव्यमान। अणु लिख दिए हैं, ग्राम अणु द्रव्यमान। ठीक है सर, ये दोनों भी बिल्कुल ही आसान सा चीज़ है, बस आप एक बार फोकस कर लीजिए। एक एक लाइन का इसका कंसेप्ट है। पहला लिखा कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के पीछे आप ग्राम लगा देते हैं, तो जो ग्राम लगाने से आप पढ़ते हैं 12 ग्राम या 14 ग्राम, वो उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है किस में आ जाता है, ग्राम एटॉमिक मास में आ जाता है। किस में आ जाता है, ग्राम एटॉमिक मास में। ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीज़ आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझने का चीज़ है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 26 होता है, और सिलिकॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम AMU लगा देते हैं तो ये तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में। और यहाँ पे जो हम AMU लगा दिए तो ये भी क्या हो गया सर,
तत्व का जो द्रव्यमान है वो किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, इस एमयू को हमने मिटा दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ग्राम लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। ये लीजिए जी लिख दिए। अब ये तत्व का जो द्रव्यमान था वो किस में बदल गया सर, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान में बदल गया। किस में बदल गया, ग्राम परमाणु द्रव्यमान में बदल गया। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, किसी भी तत्व के ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बिल्कुल आप आसान भाषा में कहेंगे कि सर किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में अगर हम ग्राम लगा देंगे, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में हम क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे, तो जो ग्राम लगा हुआ परमाणु द्रव्यमान होगा वो उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में ग्राम लगाने से जो तत्व का द्रव्यमान मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम परमाणु की संख्या आपसे पूछा जाता है, ग्राम परमाणु की संख्या। तब आप कैसे निकालेंगे, तो सर कुछ नहीं करना है, दिए गए तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान, दिए गए तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको याद रखना है। जब आपसे ग्राम एटॉमिक नंबर पूछा जाए, किसी भी तत्व में ग्राम परमाणु की संख्या निकालना हो, तब आप क्या फार्मूला लगाएंगे, सर दिए गए तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ना समझ पाए इसको, कोई बात नहीं है, एकदम आराम रहिए। हम आपसे क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि 26 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 26 ग्राम सोडियम में, 26 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु हैं, सोडियम के कितने परमाणु हैं, सोडियम के कितने परमाणु हैं, ये आपको सॉल्व करना है। आप में से बहुत सारे सोचने लगेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, जबकि मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है सर, ग्राम परमाणु की संख्या क्या पूछा जा रहा है, कितने परमाणु हैं, मतलब परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है कितने ग्राम में सर, 26 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु हैं। तो दिए गए तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान, तो आपका जो सोडियम है उसका ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सर, 26, कि सोडियम की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर सोडियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है सर, 23 होता है। कितना होता है सर, 23 होता है। तो ये हो जाएगा 26/23। क्या हो जाएगा, 26/23। अच्छा देखिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन आएगा। आपको अभी जस्ट मैंने 26 बताया तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि हम आपको कह रहे हैं कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु हैं, तो आप क्या कहिएगा कि सर 46/23 हो जाएगा, 46/23। तो 23 दूना कितना हो गया, 46। अरे भाई वाह, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23, तो 2 के कितना होगा, 46 से ना होगा। मेरे मित्र अगर आप ग्राम परमाणु द्रव्यमान को समझ लिए हैं और ग्राम परमाणु की संख्या को समझ लिए हैं तो ये ग्राम अनुद्रव्यमान कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सर ग्राम अनुद्रव्यमान के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि किसी तत्व का जो आणविक द्रव्यमान होता है, किसी तत्व का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके पीछे अगर हम ग्राम लगा देते हैं तो उस तत्व का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो किस में चला आता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में चला आता है, ग्राम अनुद्रव्यमान कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि अगर किसी यौगिक के या अगर किसी पदार्थ के अनुभार के बाद आप उसमें ग्राम लगा देते हैं तब उस पदार्थ या यौगिक का जो अनुभार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सर ग्राम अनुभार है या ग्राम अनुद्रव्यमान है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे ना समझे सर। देखिए भैया, H2SO4 आणविक द्रव्यमान निकालने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आप सबों को पता है कि H2SO4 का जो
टोटल आणविक द्रव्यमान होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कितना होता है? आप कहते हो सर 98। आपको कभी कभी AMU लिखा हुआ मिलता है और कभी कभी यही 98 ग्राम लिखा हुआ मिल जाता है। तो देखिए, अगर आपने H2SO4 के आणविक द्रव्यमान को AMU से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया? AMU से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 का जो परमाणु द्रव्यमान है वो किस में है सर? परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट में है। लेकिन अगर आपने क्या करा सर कि H2SO4 के जो आणविक द्रव्यमान है उसको ग्राम में व्यक्त कर दिया, तो ये जो आपका H2SO4 है, जो आपका H2SO4 है, ये एक यौगिक है। तो आप यहाँ पे यौगिक के आणविक द्रव्यमान के बाद ग्राम लगा रहे हो, मतलब ये हो गया सर ग्राम अनुद्रव्यमान या ग्राम अनुभार भी इसको हम लोग बोलते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जस्ट ये आपने अभी सॉल्व किया, ठीक उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल ही आसानी से। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 176 ग्राम H2SO4 में 176 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने अणु हैं, H2SO4 के कितने अणु हैं, तब आप क्या कहिएगा? तब आप क्या कहिएगा सर? तो जो फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ किए हैं ना, बस इसी फार्मूला को बदल देना है। क्या कि यहाँ पे ग्राम परमाणु की संख्या हमने लिखा ना, आप यहाँ पे ग्राम अणु की संख्या लिखिएगा। क्या लिखिएगा सर? ग्राम अणु की संख्या। यहाँ मैंने लिखा दिए गए तत्वों का ग्राम में द्रव्यमान, यहाँ पे आप लिखिएगा दिए गए यौगिकों का ग्राम में द्रव्यमान। अब बटा यहाँ पे मैंने लिखा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे तत्व काटिएगा और क्या लिखिएगा? यौगिक का परमाणु द्रव्यमान होता है कि अनुद्रव्यमान होता है या अनुभार होता है? आप कहेंगे सर यौगिक का तो अनुभार होता है, तो लीजिए यौगिक का अनुभार हम यहाँ पे लिख दिए, यौगिक का अनुभार हो गया। तो अब आपसे अगर आपके एग्जाम में ग्राम अणु की संख्या निकालने के लिए पूछे तो आप क्या फार्मूला कहेंगे कि सर दिए गए यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान, H2SO4 का ग्राम में द्रव्यमान 176 दिया हुआ है, यौगिक का अनुभार H2SO4 का अनुभार 98 ग्राम आप सबों को मालूम है। तो 98 को 2 से डिवाइड 176 को 98 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा सर? 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ भी हम फिर वही ले लिए, आप 196 लीजिए, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात है। तो 196 ले लीजिए ताकि वो कट जाए। मैं आपको जो ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो देखो 196 हम यहाँ पे रखते हैं, दिया गया ग्राम आपका H2SO4 का कितना है? 196, और आपका H2SO4 का अनुभार कितना है? आप कहेंगे सर 98। तो लीजिए 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19। इसका मतलब ये हुआ कि 196 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने अणु होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 अणु होंगे। कितने अणु होंगे सर? 2 अणु होंगे। ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, आपके एग्जाम में अगर ग्राम अणु की संख्या पूछा जाए या ग्राम परमाणु की संख्या पूछा जाए, तो संख्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो है फ्रैक्शन नहीं आएगा। वो जब भी देगा तो कटने वाला ही संख्या देगा, कटने वाला ही नंबर देगा। बस आपको इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 से लेकर के 20 तक का परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर वेट यानी कि आणविक भार निकालने के लिए आपको आना चाहिए कि किसी भी यौगिक का अनुभार आप कैसे निकालेंगे। बस इतना सा मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसका जवाब आसानी से देंगे। दोस्तों, ये मोल कंसेप्ट का बस एक बेसिक पॉइंट था, बस आपको समझने के लिए ये सारी कहानी थी इतनी। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक के सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम लोग सीधे सीधे किस पे फोकस करेंगे? मोल कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित सवाल को एज अ एग्जाम्पल के रूप में भी देखने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।